अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन द लास्ट लेसन वी वर टॉकिंग अबाउट सर सैयद अहमद ख़ान और हमने बात की थी सर सैयद अहमद ख़ान की अर्ली बायोग्राफी के बारे में और साथ ही साथ हमने बात की कि सर सैयद अहमद ख़ान ने किस तरह ब्रिटिशर्स और मुस्लिम्स के दरमियान के रिलेशंस को डेवलप किया। मीन्स द रिलेशंस विच वर स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उन रिलेशंस को दोबारा से डेवलप करने की कोशिश की। हाउ ही रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिशर्स, मुसलमानों को कैसे कन्विंस किया और ब्रिटिशर्स को कैसे कन्विंस किया। तो यहाँ तक हम पिछले लेसन में बात कर चुके थे, पिछली वीडियो में। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान की एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या थी, उन्होंने किस तरह से एजुकेशनल फील्ड में मुसलमानों का साथ दिया, किन बातों को प्रमोट करने की कोशिश की, किन बातों से अवॉइड करने की कोशिश की और उनके अपने कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से स्कूल्स थे या कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जिन पे उन्होंने वर्किंग करके मुसलमानों को एजुकेशनली इम्प्रूव करने की कोशिश की। देन वी विल लुक एट द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एज वेल, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस एज वेल, कि उन्होंने पॉलिटिकली मुसलमानों को कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। तो अगर हम बात करें एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड, तो सर सैयद अहमद ख़ान की एजुकेशनल रिफॉर्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उन्होंने मुसलमानों को कन्विंस किया दैट मुस्लिम्स शुड गेट द वेस्टर्न एजुकेशन, दे शुड गो टूवर्ड्स द इंग्लिश एजुकेशन एंड द वेस्टर्न वे ऑफ टीचिंग एंड स्टडिंग ऑफ द डिफरेंट फील्ड्स। अब प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ ऑलरेडी कैप्चर कर चुके थे पूरे सब कॉन्टिनेंट को, ब्रिटिश रूल यहाँ इम्प्लीमेंट हो गया था और तमाम के तमाम वेज ऑफ लाइफ और एडमिनिस्ट्रेशन was not possible without the study of English language, and the Muslims, specifically ulamas, were against the study of this English and the education system of the Britain. So there was a problem कि Muslims उस education system के पास जाना नहीं चाह रहे थे और जो Britishers हैं वो उस education system के बगैर किसी चीज़ को accept नहीं कर पा रहे थे। अब उसी का ये नतीजा था कि 1871 तक, मींस 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है और 1871 तक अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, हायर पोस्ट की बात करें, तो 711 हिंदूज जो थे वो डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट पोस्ट पे हाई रैंक्स पे अपॉइंट हो चुके थे, 711 हिंदूज, जबकि ओनली 92 मुस्लिम्स वर एबल टू मेक देयर पाथ टूवर्ड्स द पोजीशन। तो इतना डिफरेंस आ गया था कि हिंदुओं की रेशो इनटू द सब कॉन्टिनेंट डिफरेंट पोजीशंस पे, हाई पोस्ट पे, इन द गवर्नमेंट, इन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी और मुस्लिम उस लिहाज से बहुत पीछे रह गए थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को ये बात रियलाइज़ करवाने की कोशिश की दैट इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू गो टूवर्ड्स द इंग्लिश लैंग्वेज, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश कल्चर, नॉट ब्रिटिश कल्चर सॉरी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू get any position in the educational or any of the government department, जिसका रिजल्ट ये होगा कि आप और ज़्यादा डिप्राइव होते जाएंगे और हिंदुओं को और ज़्यादा सुपरमेसी मिलती जाएगी। अब इस सारी बात को मुसलमानों को समझाने में ऑब्वियसली उलमा वर अगेंस्ट सर सैयद अहमद ख़ान बिकॉज ऑफ हिज थॉट्स। वो ये इंग्लिश कल्चर और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोशन, इंग्लिश लैंग्वेज की प्रमोशन की वजह से सर सैयद अहमद ख़ान के बड़ा अगेंस्ट थे। सर सैयद अहमद ख़ान ने उस चीज़ को रिमूव करने के लिए एक जर्नल इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था तहज़ीबुल अखलाक। तहज़ीबुल अखलाक का पर्पज़ क्या था, उसमें मुसलमानों को ये बात रियलाइज़ करवाएगी कि अब ये न्यू अप्रोच ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इज़ वेरी मच नीडेड फॉर द मुस्लिम। तो तहज़ीबुल अखलाक में ये चीज़ बड़ी वाज़िया तरीके से सर सैयद अहमद ख़ान ने बयान की दैट इफ़ यू वांट टू गो टूवर्ड्स द बेटरमेंट, इफ़ यू वांट टू डेवलप योर सेल्फ, द ओनली वे राइट नाउ इज़ द वेस्टर्न एजुकेशन एंड द वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न वेज ऑफ एजुकेशन। तो उस वजह से उलमा इनके अगेंस्ट थे और ये जर्नल उन्होंने बड़ी बार बंद भी करवाने की कोशिश की, बट सर सैयद अहमद ख़ान कीप ऑन वर्किंग फॉर द सेक ऑफ हिज ओन पर्पज़। फिर उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी इस्टेब्लिश करवाई इन 1863। अब इस साइंटिफिक सोसाइटी का पर्पज़ क्या था कि ये इंग्लिश, पर्शियन, अरेबिक बुक्स को उर्दू में ट्रांसलेट करता था। सर सैयद अहमद ख़ान ने सोचा इफ़ द पीपल आर नॉट गोइंग, इफ़ द मुस्लिम्स आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स इंग्लिश, एटलीस्ट दे शुड गेट द नॉलेज।
तो उस नॉलेज को प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने ये साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम अमल में लाया। मीन्स ही एस्टेब्लिश्ड द न्यू साइंटिफिक सोसाइटी विच was translating the books of Arabic, books of English and books of Persian into Urdu so that people can understand the books, people can read the books easily and can get more and more information about technology and all the other things. इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने एक अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट के नाम से एक गैजेट इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से कॉलेज इंट्रोड्यूस करवाया, स्टार्ट करवाया। दिस कॉलेज वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज गिविंग द एजुकेशन ऑफ बोथ द फील्ड्स। इट वाज गिविंग द इंग्लिश एजुकेशन एंड इट वाज गिविंग द उर्दू एजुकेशन एज वेल। मीन्स ही ट्राई टू कीप बोथ द थिंग्स पैरेलल। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं बल्कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट बन गया जहाँ जो मुस्लिम यूनिटी का साइन भी था। वो सब लोग जो उर्दू में एजुकेशन हासिल करना चाहते थे, दे वर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। वो लोग जो इंग्लिश एजुकेशन हासिल करना चाहते थे, दे वर द पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। तो बहुत से पाकिस्तान मूवमेंट के लीडर्स जैसे लियाकत अली खान और उसके बाद के आने वाले लीडर्स जैसे अयूब खान, वो भी इसी मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज से ही पढ़े। अब ये मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज बनाना असल में एम क्या था, इसको एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाना, इसको यूनिवर्सिटी बनाना, लेकिन एट दैट टाइम वो पॉसिबल ना हो सका। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने अपनी जो स्ट्रगल थी फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन उसको यहाँ स्टॉप नहीं किया, बल्कि ही कीप ऑन वर्किंग एंड ही स्टार्टेड अ मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस एंड द पर्पज ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज टू raise the ways and the standards of education which was being provided into Aligarh Institute। तो इस अलीगढ़ में मौजूद इस इंस्टीट्यूशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, अच्छे स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को भी स्टार्ट किया गया। तो सर सैयद अहमद खान की अगर एजुकेशनल रिफॉर्म्स को, एजुकेशनल कंट्रीब्यूशंस को जस्ट समराइज करना चाहूँ तो हम कह सकते हैं कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 1857 के बाद कायम हुए, मेजर इंस्टीट्यूशंस वर द बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल ऑफ सर सैयद अहमद खान एंड ही वाज द पर्सन हु मेक द मुस्लिम्स एबल टू कम अप इन फ्रंट ऑफ द हिंदूज, टॉक टू देम एंड हैव अ प्रॉपर कंपटीशन विद देम, कंपटीशन इन अ सेंस ऑफ एजुकेशन। तो ये सारी बात थी एजुकेशनल रिफॉर्म्स की। इसके अलावा उनका मेजर कंट्रीब्यूशन था पॉलिटिकल अवेयरनेस। उन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो लाई मुस्लिम्स में ड्यूरिंग दिस हिज ओन इरा। वो किस तरह से? सबसे पहले उन्होंने वो जो रिलेशंस बेहतर बनाने के लिए रसाले लिखे, द रीजंस ऑफ द रिवॉल्ट एंड द लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया। ये दोनों जो उनके जर्नल्स थे, पम्फलेट्स थे, इनकी वजह से मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स के दरमियान रिलेशंस अच्छे हुए, जो फर्स्ट पॉलिटिकल अचीवमेंट थी मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स के दरमियान रिलेशंस को ठीक करना। तो ये दो रिसाले, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट और द लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स के रिलेशंस को अच्छा बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। एंड दिस वाज द रीज़न कि मुस्लिम्स जो है वो पॉलिटिकली थोड़े स्ट्रांग हुए, मीन्स दे वर नाउ इन द पॉलिटिकल फील्ड। सर सैयद अहमद खान का कहना यह था दैट द मुस्लिम्स शुड स्टे अवे फ्रॉम एक्चुअल पॉलिटिक्स, दे शुड फोकस ऑन एजुकेशन, दे शुड फोकस ऑन देयर ओन ways of living, they should try to improve their moral, spiritual and educational situations, then they should go towards the politics, because he was well aware of the fact that if Muslims will go in politics they will have a contradict with the Britishers at any point। और इस वक्त जो रिलेशंस थोड़े से बेहतर हुए थे, सर सैयद अहमद खान किसी भी सूरत उनको ख़राब नहीं करना चाहते थे। दैट्स व्हाई ही सेड दैट यू शुड स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स एंड एज द हिंदूज वर इन पॉलिटिक्स। और 1885 में नेशनल कांग्रेस भी बन गई, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी हिंदुओं की, विच वॉज एक्चुअली क्लेमिंग दैट इट्स द पार्टी ऑफ होल सब कॉन्टिनेंट, सारे लोगों की पॉलिटिकल पार्टी है, बट इट वाज द पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिकली वर्किंग फॉर द सेक ऑफ हिंदूज, फॉर द राइट्स ऑफ हिंदूज। तो सर सैयद अहमद खान ने ये कहा दैट यू पीपल शुड स्टे अवे फ्रॉम कांग्रेस एज वेल। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक 4 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस्टेब्लिश होने का पर्पज़ क्या था। एक्चुअली
इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ए.ओ. ह्यूम, ही वाज एक्चुअली द ब्रिटिशर, और उसका पर्पज़ ये था, ही वांट टू मेक अ ब्रिज बिटवीन द इंडियन पीपल एंड द ब्रिटेन गवर्नमेंट। वो चाहता था कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो जो इंडियन लोगों के प्रॉब्लम्स को ब्रिटेन तक पहुंचा सके, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा सके, उनको रिजॉल्व किया जाए फॉर अ बेटर कंट्रोल इनटू द सब कॉन्टिनेंट। तो स्टार्टिंग में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यही क्लेम किया दैट वी आर गोइंग टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ ऑल इंडियन पीपल इनटू द सब कॉन्टिनेंट, बट एक्चुअली इट वाज नॉट द रियलिटी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक्चुअल पर्पस जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिंदूज था, इसलिए सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को इससे दूर रहने का कहा। फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो सर सैयद अहमद खान जिस तरह से कांग्रेस से दूर रहने का कह रहे थे, वो बाद में इस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से भी जाहिर हुआ। कांग्रेस ने ये डिमांड की दैट वी नीड अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम इनटू द सब कॉन्टिनेंट। ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। कांग्रेस ने डिमांड की फ्रॉम द ब्रिटेन गवर्नमेंट, फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट दे नीड अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम एज a democratic system is being used in Britain। जैसा वहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो वैसा ही डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ चाहते हैं। ऑल्दो इट वाज अ गुड स्टेप बट इट वाज नॉट इन द फेवर ऑफ मुस्लिम्स एट ऑल, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की तादाद से एटलीस्ट 3 टाइम्स मोर हिंदूज थे। तो अगर ऐसे ओपन डेमोक्रेटिक सिस्टम होता तो कभी भी मुस्लिम्स किसी भी पोजीशन पे हिंदूज के अगेंस्ट जीत नहीं सकते थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा हिंदुओं के हाथ में रहती। तो ये प्रॉब्लम, ये वो चीज़ें थी, वो फैक्टर्स थे, वो इश्यूज थे जो सर सैयद अहमद खान ने फोर्स ही किए थे। उन्होंने कहा था कि आप पॉलिटिक्स से साइड पर रहो, पॉलिटिक्स से अवेयर हो, स्टे अवेयर हो। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वो सिविल सर्विसेज का जो निज़ाम था उनका एक एग्जामिनेशन, उसकी डिमांड की कांग्रेस ने कि वो जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है वो यहाँ इंडिया में होना चाहिए और इंडियन पीपल को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि वो उस एग्ज़ाम को पास करके दे शुड बी द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन नाउ। ये भी एक अच्छा स्टेप था, लेकिन अगेन मुसलमानों के लिए अच्छा इसलिए नहीं था बिकॉज मुस्लिम्स वर ऑलरेडी अवे फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज और ऑब्वियसली एग्जामिनेशन वाज गोइंग टू बी हेल्ड इन इंग्लिश। तो अगर ये एग्जामिनेशन होता तो ज़्यादातर लोग जो इसको क्वालिफाई कर पाते दोज वर गोइंग टू बी हिंदूज, तो मुसलमानों को इसका भी फ़ायदा नहीं होना था। फिर इसके बाद एक प्रॉब्लम था लैंग्वेज का। 1857 के बाद से ही हिंदू इंग्लिश हिंदू जो कंट्रावर्सी थी, उर्दू हिंदी तनाज़ा, वो चलता आ रहा था। 1867 में ही ये हिंदी उर्दू कंट्रावर्सी स्टार्ट हो गई थी। हिंदू ये चाह रहे थे क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इनटू द सब कॉन्टिनेंट्स आर हिंदूज, सो द लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज शुड बी हिंदी। ऑल्दो 1867 के बाद ये हिंदी उर्दू कंट्रावर्सी के बाद हिंदी को सेकंड मेजर लैंग्वेज का ऑलरेडी स्टैंडर्ड मिल गया था, उसको पोजीशन मिल गई थी, बट स्टिल हिंदूज ये चाह रहे थे कि इसको नेशनल लैंग्वेज ऑफ सब कॉन्टिनेंट होना चाहिए। तो ये भी प्रॉब्लम सामने आई जिससे मुसलमानों को रियलाइज हुआ कि हाँ, हिंदू और कांग्रेस दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ मुस्लिम्स एट ऑल, दे आर जस्ट फाइटिंग फॉर देयर ओन राइट्स, दे आर फाइटिंग फॉर हिंदूज, दे आर फाइटिंग फॉर हिंदी लैंग्वेज, दे आर फाइटिंग फॉर हिंदूज रिप्रेजेंटेशन एंड दे आर फाइटिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नड बाय द हिंदूज। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर सैयद अहमद खान की वो सारी पेशन गोइयाँ ठीक रही। लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवर लाइक अ जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन के उनकी वर्किंग, सर सैयद अहमद खान की वर्किंग क्या क्या थी या उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। एजुकेशनल रिफॉर्म्स देखी हमने, ब्रिज बिटवीन हिंदूज ब्रिटिशर्स एंड मुस्लिम्स देखा, देन वी हैव सीन अबाउट द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल वर्किंग कंट्रीब्यूशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। देखो ये सारे वो काम थे जिनसे सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को रोका और वो अल्टीमेटली मुसलमानों के बेनिफिट में ही गए। सर सैयद अहमद खान की ये जो सारी बातें थी जो वो करते रहे, वही बेस बनी टू नेशन थ्योरी की, टू नेशन थ्योरी ऑफ सर सैयद अहमद खान। समटाइम यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क अबाउट इट एज वेल, दैट व्हाट इज टू नेशन थ्योरी। सो इट वाज a theory which was saying that there are two nations into the subcontinent, Hindus and Muslims, who are entirely different as per their culture, their norms, their religion. They are not same at any point, at any aspect, so they should be separated, they should be dealt separately, they should be given separate representation। they जिसको बाद में आगे कायदे आज़म ने और इल्लामा इकबाल ने कहा कि they should be given separate states, और वही
इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान की रीज़न बनी 1947 में। तो इसका मतलब ये हुआ सर सैयद अहमद खान के बिलीफ, उनकी वर्किंग वाज द एक्चुअल बेस फॉर द वॉर, फॉर द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि अल्टीमेटली क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में कन्वर्ट हुई 1947 में। तो ये इंपॉर्टेंस थी सर सैयद अहमद खान की कि उन्होंने रियलाइज़ करवाया मुसलमानों को कि सब कॉन्टिनेंट में दो नेशंस हैं, मुस्लिम्स एंड हिंदूज, एंड दे आर इंटायरली डिफरेंट। I hope the lesson will be helpful for you. This video has covered all the aspects regarding Sir Syed Ahmad Khan. If you have any question, you can please feel free to contact me. See you in the next lesson. Allah Hafiz.